नई धारा संवाद की इस कड़ी में, जो कि इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है, इसमें आपका स्वागत है, आप सब दर्शकों का। और खास बात यह है कि इस आखिरी एपिसोड में हमारे साथ हैं हिंदी के मशहूर लेखक शिवमूर्ति जी, जो कि उपन्यासकार हैं, जो कि कहानीकार हैं, और जिनकी किताबों पर फिल्में भी बनी हैं, नाटकों का मंचन भी हुआ है। तो और मेरे लिए खास तौर पर ये एक सुखद मौका है, क्योंकि शिवमूर्ति जी लखनऊ में हैं और हम भी लखनऊ में हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि शिवमूर्ति जी की पैदाइश भले ही सुल्तानपुर की हो, लेकिन चूंकि वो लखनऊ में रहते हैं तो हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एक शान की बात है। तो शिवमूर्ति जी की जो पूरी जितनी भी उनकी कहानियां हैं, खास तौर पर जो सबसे अनोखी बात है कि उनकी कहानियों में जिस तरह से भारतीय गांव की जो तस्वीर उभर के आती है, वो बहुत ही यथार्थवादी, बहुत ही रियल है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि शिवमूर्ति जी हमारे साथ हैं इस नई धारा संवाद के आखिरी एपिसोड में। और जैसा कि आप सबको पता है, ये पूरी श्रृंखला कई दिनों से चल रही थी। नई धारा 70 साल से हिंदी की सेवा में है, एक ऐसी पत्रिका जिसने तमाम खिदमत जिसकी है हिंदी के लिए। और ख़ास तौर पर ये जो श्रृंखला थी, इसमें ये कोशिश की गई कि हिंदी के रचनाकार, कवि, लेखक वो खुद जुड़े और दर्शकों से, श्रोताओं से अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बात करें और खुद अपने साहित्य के कुछ अंश को पढ़ें। यानी कि ये ख्वाहिश सबके मन में होती है कि उन सारे लेखकों की वो रचनाएं जो कि वो खुद पढ़ने के लिए हमारे बीच अब नहीं है, अगर वो होते या उनकी रिकॉर्डिंग होती तो क्या बात होती। तो ये एक खास बात है कि इस श्रृंखला में लेखक आते हैं, वो अपने लेखन पर बात करते हैं और अपना साहित्य खुद अपनी आवाज में पढ़ते हैं, ताकि ये डिजिटल मीडियम जो हमारे सामने है, आज का जो दौर है, उसमें जो सुविधा हमारे पास है उसका लाभ लिया जा सके। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ शिवमूर्ति जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जी, तो शिवमूर्ति जी, जब ये तय हुआ था कि आपसे बात होनी है, तो मुझे हमेशा से एक बहुत पुरानी ख्वाहिश मेरे मन में थी, क्योंकि आपकी कहानियां बहुत पढ़ी और हमेशा से ये ख्याल आता रहा कि इन कहानियों के पीछे की क्या कहानी है। एक तो बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि जो नए लोग लिखना शुरू करते हैं, तो कहानी हो या उपन्यास हो, ये विधा बहुत चैलेंजिंग है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं या कैसे वो धीरज अपने अंदर लाएं। तो मैं बहुत बुनियादी सवाल से शुरू करता हूँ कि किसी कहानी के बनने की, उसके रचने की प्रक्रिया क्या होती है, अगर आप बिल्कुल शुरू से शुरू करके और आखिर तक ले जाएं। और अगर आप अपनी किसी कहानी के उदाहरण से बता पाएं, जैसे कि कुच्ची का कानून जो कहानी है वो मेरी बहुत पसंदीदा है और जबरदस्त कहानी है, तो अगर आप उसका उदाहरण लेके बता पाएं कि ऐसे ख्याल आया है, तो वो हमें लगता है कि नए लोगों के लिए बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। जी, अच्छी बात कही आपने। जब भी कोई कहानी लिखने की शुरुआत होती है तो लगता है कि पहली बार मैं कहानी लिखना शुरू कर रहा हूं। कहानी का विचार मन में कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। रास्ता चलते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, कोई पिक्चर देखते हुए, कोई उपन्यास पढ़ते हुए अचानक आपके मन में कोई कहानी जन्म ले लेती है, उसका बीज पड़ जाता है। कैसे पड़ता है, मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे कोई दृश्य देख लिया मैंने, या गीत की कोई लाइन कहीं सुन लिया, या कोई महक आ गई, या कोई चरित्र देख लिया, तो संवाद से, चरित्र से, गीत की लाइन से, किसी दृश्य से कहानी मेरे मन में उपजती है और फिर उसमें धीरे 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 इजाफा होता है, वो और चीजें जुड़ती हैं। जैसे माता के गर्भ में बच्चा आता है और धीरे धीरे उसका विकास होता है। बहुत सारे उदाहरण देने से तो बात लंबी हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक या दो, जो मैं अभी नहीं लिख पाया हूं और मेरे दिमाग में वो है। मैं चित्रकूट में थोड़े दिनों तक था जी। तो सवेरे सैर के लिए जाता था,
एक दिन सवेरे सैर के लिए जाने के बाद लौट रहा था, तो बगल में जो गांव था वहां से एक बूढ़ा साइकिल पर निकला और सड़क पर आया, और वो वहां से चलते हुए मेरी तरफ आ रहा था, मैं इधर से जा रहा था। तो बूढ़ा सामान्य है, बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहा था, बहुत ज्यादा बूढ़ा था वो तो ठीक है। उसके पीछे एक छोटा बच्चा आया, बहुत छोटा, 3 साल ही रहा होगा, और वो कह रहा था, हे बाबा बैठा लिया, हे बाबा बैठा लिया। यानी वो बाबा के साथ साइकिल पर बैठ करके जाना चाहता था, लेकिन बाबा बहुत निर्मोही, एक आध बार पीछे सिर करके उसको झिड़क देता था और फिर आगे चलता चला जाता था। मैंने देखा 1 किलोमीटर जो मुझे आगे से दिखा और जो मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा, न वो बच्चा रुका और न वो बूढ़ा रुका, वो चलता चला गया और बच्चा भी हे बाबा बैठा लिया कहते हुए चलता चला गया। आंखों से आगे सड़क मुड़ती थी तो आंखों से ओझल हो गया। अब मैं सोचता हूं कि इस पर कोई कहानी लिखी जानी चाहिए कि वो बूढ़ा कैसा था और वो बच्चा कितना हिम्मत वाला था या धैर्य वाला था कि वो रुक नहीं रहा था। तो इस तरह से दृश्य मिल जाते हैं और उन्हीं से फिर कहानी शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, तिरिया चरित्र कहानी जो है उसमें बिमली का कैरेक्टर है जो भट्टे पे मजदूरी करती है। तो उस चरित्र के मॉडल मुझे 3 जगह से मिले। एक जगह मैं भट्टे पर गया, मैं नौकरी के सिलसिले में भट्टे पे मुझे जाना पड़ता था जांच करने के लिए। तो मैं भट्टे पे गया, उसी समय एक ट्रक आया कोयला लेकर के, और उधर जो झोपड़ियां लेबर्स की बनी रहती हैं उनमें से एक लड़की निकली घाघरा पहन करके, बिंदास 18-20 साल की लड़की। तो ट्रक धीरे धीरे पास आया, वो लड़की निकल के वहां से आई और उसने अपना एक पैर उठा के ट्रक के बम्पर पर रखा और कहा उतरो साले। उस ड्राइवर को कहा हंसते हुए उतरो। ये उसका जो बिंदासपन है ये मेरे पकड़ में आ गया। फिर इसी तरह कोई और दृश्य कहीं और मिल गया, कोई और दृश्य कहीं और मिल गया। उन तीनों दृश्यों को मिला करके मैंने एक कैरेक्टर गढ़ा और उसकी कहानी लिखना शुरू की। अच्छा, अगर इसके थोड़े और विस्तार में जाएं, जैसे आमतौर पे कुछ लेखक ये कहते हैं कि भाई कहानी का एक बेसिक ख्याल आया या प्लॉट आया और हमने लिखना शुरू किया तो कैरेक्टर्स खुद उंगली पकड़ के चले गए और लिखा दी। एक तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि तैयारी करनी पड़ती है, बाकायदा नोट्स बनाने पड़ते हैं, डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं, या सोचना पड़ता है, या किस्सों में किस्सा बुनना पड़ता है। तो आपकी क्या स्टाइल है, कैसे आप कितनी तैयारी करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, किस तरह से? देखिए, कहानी तो दिमाग में किसी समय आ जाती है, उसके बाद उसको सेना पड़ता है। जैसे मुर्गी अंडा सेती है, जैसे माँ अपने गर्भ में बच्चे को सेती है। जो लोग कहते हैं कि मैं एक ही सिटिंग में बैठ करके पूरी कहानी लिख डालता हूं, निश्चित रूप से वो जीनियस होते होंगे। अन्यथा मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ अभी कोई संवाद आ गया, उसको मैंने नोट कर लिया, कोई और विजुअल आ गया दिमाग में, उसको मैंने नोट, एक चरित्र का एक खाका आ गया, बॉडी लैंग्वेज आ गई, उसको मैंने नोट कर लिया। तो इस तरह धीरे धीरे, जैसे एक कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये नेगेटिव अर्थ में प्रायः लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन लेखक के लिए मैं कहता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव अर्थ है। तो जैसे अगर हम ये समझें कि केशर कस्तूरी में या कुच्ची का कानून में सबसे पहले क्या थॉट आई, फिर उसको कैसे आपने डेवलप किया, तो आप कैसे बताएंगे? कुच्ची के कानून के लिए मुझे एक चरित्र मिला, ये भी वहीं मिला चित्रकूट में। वहां मेला लगता है दूर दूर से, वहां के जो गांव के लोग हैं वो आते हैं, औरतें आती हैं, आदमी आते हैं। मैं भी उस मेले में घूम रहा था। तो एक लंबी चौड़ी लड़की, सांवले रंग की, उसकी हाइट होगी कम से कम 5 फीट 6 इंच और चौड़ाई भी थी, और बहुत ही मतलब धाकड़ चाल से चलते हुए वो चली जा रही थी। माला भी पहन लिया था, पान भी खा लिया था, रुमाल भी लटका लिया था, और उसके आगे पीछे और 3-4 लड़कियां थी। तो मैं उसको देखने लगा, तो आई वो
गोलगप्पे की दुकान पे। उसने गोलगप्पे खाए, ये वो मेरे ख्याल 7-8 पत्ते उसने खाए। फिर उसके बाद कहती है कि लाओ पैसा लौटाओ। तो उसने कहा कि पैसा तो अभी तुम दिए नहीं, लाओ कितना हुआ। कहा अरे क्या बात करते हो, 20 रुपया अभी हमने दिया, बाकी लौटाओ। वो विस्तार में बहुत हो जाएगा। आप ये समझिए कि उस लड़की ने दबंगई से कहा नहीं दो लौटाओगे तो मैं अभी तुम्हारा ठेला उलटती हूँ, और मुझे देहाती समझ लिया है क्या। और उसने पैसा भी ले लिया। तो हमने कहा तो गजब की बोल्ड। तो ये मेरे दिमाग में था। और फिर मुझे ये हुआ कि अगर कोई स्त्री, कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती और अब बच्चा चाहती है, तो क्या वो नहीं कर सकती। हमारा समाज इस तरह इतने सारे बंधन लगाए हुए है, ये बंधन तो हटने चाहिए। और कुछ ये बंधन शहरी क्षेत्रों में टूट भी रहे हैं, गांव में ये क्यों नहीं टूट सकते हैं, गांव की पृष्ठभूमि पे। तब मैंने ये कहानी शुरू की। अच्छा, इसमें सर चूंकि एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो कि जैसे आपने कहा अपनी कोख पर अपना अधिकार चाहती है, और उसके लिए वो असर्ट भी करती है और उसके लिए खड़ी भी होती है। हाँ। तो जाहिर तौर पे जितनी स्त्री मन की जो संवेदनाएं है वो, उसके अधिकारों की जो चेतना है वो, और तमाम चीजें हैं, तो कई बार जब ये चेतना जब आती है अधिकारों की, या किसी हद तक सरोकार जिन्हें हम कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, कई बार कहानी के लाउड हो जाने का खतरा हो जाता है। इसको हम लोग शायरी की जबान में कई बार कहते हैं कि नारेबाजी हो गई, या पोस्टरबाजी, या ज्ञान हो गया। तो इस चुनौती से कैसे बचे कोई लेखक, अगर नया लेखक है, कि वो जाहिर सी तौर पे लेखक की संवेदना आती है कहानी में, लेकिन वो बिल्कुल लाउड ना हो और बिल्कुल घुली मिली तौर पे आए, तो इसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं? आपकी तो सारी कहानियों में या तो गांव के अंदर जो शोषण है, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था का हो, चाहे वो धर्म का हो, या और जितनी गांव में जो एक विसंगतियां हैं गांव के समाज में, उनको बिल्कुल जिस तरह से वो दिखाई देती है, तो ये चुनौती से आप कैसे डील करते हैं? देखिए, संवेदना अगर आप प्रबल करेंगे, संवेदना को प्रमुखता देंगे, घटनाक्रम या अपने विचार को प्रमुखता नहीं देंगे, तो आप इससे उबर सकते हैं। विचारधारा रहती है कहानी में, रहनी चाहिए, लेकिन उसी तरह रहनी चाहिए जैसे पानी में आप चीनी मिला देते हैं तो शरबत हो जाता है। चीनी दिखाई नहीं देती है, चीनी मिठास का काम कर रही है। चीनी नहीं रहेगी पानी में तो शरबत बनेगा ही नहीं, उसकी उपस्थिति जरूरी है, तभी वो एक प्रोडक्ट तैयार होगा, उसमें मिठास आएगी। लेकिन जब चीनी अगर बाहर से दिखाई देती रहेगी, घुलेगी नहीं, तो फिर वो शरबत नहीं बनेगा। यही स्थिति संवेदना की है। विचारधारा दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, रहनी चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। ये है सर। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप कुछ हिस्सा अगर पाठ कर दें कुची का कानून से, या जो भी आपने जैसे जो आपने मार्क भी किए हैं कुछ हिस्से, जैसे आपने बताया था, तो पढ़ के सुना देंगे तो वो और श्रोताओं पर वो बात खुल जाएगी कि आप किस तरफ इशारा। हाँ, विचारधारा जैसे कुची के कानून में इस बात को कहने के लिए कि हमारे कोख पर मेरे कोख पर मेरा अधिकार है। कुची को लोग पंचायत में जलील करना चाहते हैं, उसको दंडित करना चाहते हैं, उस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं कि जब तेरे पति नहीं है तो तेरे पेट में किसका बच्चा आया और क्यों आया। तो उसको उनका किस प्रकार जवाब देती है, इसका छोटा अंश मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत छोटा अंश है, कहानी तो बहुत लंबी है, 80-90 पेज की कहानी है, तो बिना उसके संवाद बड़े मार्मिक हैं जब वो वहां पंचायत में बहस कर रही है। तो देखिए, वो पंचायत बैठी हुई है और कहते हैं कि शुरू किया जाए। तो लक्ष्मण चौधरी कहते हैं कि सबको पता है कि यह पंचायत बनवारी मिस्त्री ने रमेशर भगत और उनकी पतवहू कुच्ची के खिलाफ बुलाई है। दोनों फरीक वचन दें कि पंचायत जो भी फैसला करेगी मानेंगे, जरूर मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। बनवारी तुरंत उठकर कहता है, बनवारी नहीं, पंचायत बुलाई है, बनवारी उस कुच्ची का जेठ है, बनवारी ही जगह जमीन हड़पना चाहता है कुच्ची का, क्योंकि उसका पति मर चुका है।
तुम बोलो कुच्ची। भले ही पांडे उंगली दिखाते हैं। कुच्ची कहती है पद मानेंगे, कुपद नहीं मानेंगे। तो क्या हम लोग कुपद करने आए हैं? भला ही नाराजगी दिखाते हैं। वचन तो दे दिए बाबा कि पद मानेंगे। अगर पंच दूसरे फरीक का गुड़ खाकर कहने लगे तो कुच्ची की आंख फोड़ दो, कुच्ची के कान काट लो, तो कैसे मानेंगे? पंच इतने सस्ते हैं कि गुड़ पर बिक जाएंगे। पंच इतने सस्ते हैं कि गुड़ पर बिक जाएंगे। कौन कितने सस्ते महंगे बिकेगा यह तो बिकने वाला जाने, लेकिन हमें भी पंच की जबान चाहिए कि वह न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। कौन तय करेगा कि न्याय हुआ कि अन्याय? धनई मिश्र पूछते हैं। आपका दिल तय करेगा बाबा। मेरी दादी कहती थी कि जीभ की लगाम दिल के हाथ में रहने दीजिए तो कुपद नहीं होगा। भले ही पांडे कहते हैं जो भी पंचायत में बोलेगा वह बनवारी का गुड़ नहीं खाएगा। अब तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण चौधरी को कुच्ची की बात में आती बगावत की बू अच्छी नहीं लगती। वह कहते हैं जब यहाँ रमेशर भगत मौजूद हैं तो कुच्ची से पूछने का क्या मतलब? उसी की कुचाल पर तो पंचायत बैठी है। जो भी सजा जुर्माना होना है उसी पर होना है, और भुगतना है रमेशर को, तो रमेशर भगत वचन दे। रमेशर अग्नि अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं। पंच तो भगवान बराबर हैं चौधरी साहब, भगवान से बाहर हम कैसे चले जाएंगे? हम पंच का मान रखेंगे, पंच अपनी लाज रखें, इसी में सब समाया हुआ है। ठीक है, बलई बाबा कहते हैं बनवारी अब तुम अपनी उजुरदारी लगाओ। बनवारी कंधे पर पड़ा तौलिया हाथ में लेकर खड़ा होता है, दोनों हाथ जोड़ता है, तौलिया माथे से लगाता है और भोली सूरत बनाकर शुरू करता है। पंचो, सबको पता है कि इस पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी। बजरंगी मेरे लिए सगे भाई से बढ़कर था, समझो मेरा दाहिना हाथ था। बजरंगी की अकाल मौत से हम सबकी कमर टूट गई। उसकी बेवा की अभी कोई उम्र नहीं है। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि जवानी अंधी होती है, उस पर किसी का जोर नहीं। इसलिए हम सभी चाहते थे कि वह दूसरा घर कर ले। काका को हम खुशी खुशी संभाल लेते, लेकिन इस औरत के मन में जाने क्या पक रहा था कि कहीं जाने को राजी नहीं हुई। क्यों? तो सास ससुर की सेवा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन कैसी सेवा की इसने यह तो काका जाने, लेकिन मेरे खानदान की नाक जरूर कटा दे। पता चला है कि इसे 6 महीने का पेट है। यह कहां मिला, किसका है? काका बतावें या यह बतावे? काका यह भी बतावें कि सारा पाप जग जाहिर हो जाने के बाद भी उसे अपने घर में क्यों रखे हैं और कब तक रखेंगे और किसके लिए रखेंगे। पंच बतावें कि ऐसा कलंकी मुंह देखने से गांव वालों को कब मुक्ति मिलेगी। बनवारी एक बार दाएं बाएं देखता है, फिर अपनी जगह बैठ जाता है। बलई पांडे लक्ष्मण चौधरी को ओर देखकर कहते हैं शुरू करिए। चौधरी इनकार में सिर हिलाते हैं, आप ही शुरू करिए महाराज। बलई पांडे खखार कर शुरू करते हैं। सकल गांव को पता है कि बजरंगी को मरे 2.25 साल से ज्यादा हो गए। कुच्ची बताए कि क्या उसके पेट में बच्चा होने की बात सही है? हाँ महाराज। कुच्ची हाथ जोड़कर खड़ी होती है, सही है। ये बच्चा कहाँ से आया? मैंने दूसरे से बीज लिया महाराज। हे भगवान, दोनों कानों पर हाथ रख देते हैं बलई बाबा। कलयुग में ऐसी बात भी सुनना बदा था। क्यों लिया दूसरे से बीज? कई कारण है महाराज। बता, सारा गांव जानना चाहता है। मुझे जरूरत लगी महाराज। मेरा आदमी तो एक बार मरकर फुर्सत पा गया, लेकिन बेसहारा समझकर हर आदमी किसी न किसी बहाने मुझे रोज मार रहा था। मैं मरते मरते थक गई तो जीने के लिए अपना सहारा पैदा कर रही। तो तुझे दूसरी शादी करने से किसने रोका था? दूसरी शादी कर लेती तो मेरे सास ससुर बेसहारा हो जाते बाबा। अपने सहारे के लिए इनको बेसहारा छोड़कर जाते नहीं बना। मेरा रिश्ता मेरे आदमी तक ही तो नहीं था। लेकिन तू बजरंगी की बाहता है, तेरी कोख पर सिर्फ बजरंगी का हक बनता है। मरे हुए आदमी के काम तो यह कोख आ नहीं सकती बाबा। उनके मरने के बाद किसका हक बनता है? दूसरा मर्द करेगी तो उसका हक बनेगा।
दूसरा मैंने किया नहीं, तब किसका बनेगा? मेरी कोख पर मेरा हक कब बनेगा? क्या? तू बजरंगी के घर का हक हकूक भी लेगी और हराम का बच्चा भी पैदा करेगी, ऐसा कैसे होगा? हक हकूक की बात तो मैंने कभी सोची नहीं बाबा। मैं तो सोचती हूं कि जो जिम्मेदारी मरने वाला मेरे ऊपर डाल गया उसे पूरा करूं। मेरी सास पोते का मुंह देखना चाहती थी, मेरा आदमी बेटे का मुंह देखना चाहता था। उसने तो नाम भी सोच लिया था, बाल किशन। मैं खुद बेटी चाहती थी, नाम सोच रखा था किशन कली। इस बात पर उनसे अक्सर तकरार होती थी कि पहले बाल किशन आवे कि पहले किशन कली आवे, लेकिन किसी के आने के पहले ही वह चले गए। कुच्ची की आवाज भर्रा जाती है। अब मैं उनकी आखिरी चाहत पूरी कर रही हूं। वाह, दूसरे से बच्चा जन्माकर अपने आदमी की चाहत पूरी कर रही है। तो क्या करती बाबा? वो तो जन्माने के लिए अब सड़क से लौटकर आने से रहे, और अकेले मैं जन्मा नहीं सकती थी। तो तूने हराम की औलाद से बजरंगी का वंश चलाने की ठानी है। वाह, उनका चले न चले, मेरा तो चलेगा। अरे मूर्ख, वंश मां से नहीं बाप की बूंद और नाम से चलता है। ऐसा क्यों है बाबा? पेट में 9 महीने तो सेती है महतारी, बाप तो बूंद देकर किनारे हो जाता है। इतनी दूर तैरने से पार नहीं पाएगी लड़की। तू इस गांव की बहू है, तूने क्यों नहीं सोचा कि तेरे इस कदम से गांव की नाक कटती है? मेरी गोद भरने से, मुझे सहारा मिलने से गांव की नाक कैसे कट जाएगी बाबा? क्या मेरे भूखे सोने से गांव के पेट में कभी दर्द हुआ? जेठ की धमकी से डरकर जब हम तीनों प्राणी रात भर बारी बारी घर के भीतर पहरेदारी करते हैं, तो क्या गांव की नींद टूटती है? जब यह बहाने बना बना कर मुझे और मेरे ससुर को गरियाता है, धमकाता है, मारता है, तो क्या गांव उसे रोकने आता है? जब मेरी भूख पूरे गांव की भूख नहीं बनती, मेरा डर पूरे गांव का डर नहीं बनता, मेरा दुख दर्द पूरे गांव का दुख दर्द नहीं बनता, तो मेरे किए हुए किसी काम से पूरे गांव की नाक कैसे कट जाएगी? जी। अरे, ये तो वकील का बाप बन रही है। भलाई बाबा को आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। कोई और पंच मदद के लिए आगे क्यों नहीं आता? धीरे धीरे आगे पीछे झूमते हुए वो नया पैंट निकालते हैं। तू क्या समझती है कि यह बच्चा बजरंगी का कानूनी वारिस हो जाएगा? पता नहीं बाबा, कानून तो मैंने पढ़ा नहीं है। कानून पढ़ा बेपढ़ा नहीं देखता। भले बाबा की आवाज में चिढ़ समा गई है। शिकंजे में पाता है तो बड़े बड़ों को मुर्गा बना देता है, चांपता है तो मुंह से फिचकुर निकल आता है। सिहर जाती है कुच्ची, कितनी मिर्च खाकर आया है यह बुढ़ा। आपका मुंह बहुत बड़ा है बाबा, कुछ भी बोल सकते हैं। जी। कुछ भी क्यों बोलूंगा? जो कानून में लिखा है वही बोल रहा हूं। यह नाजायज संतान है, इसे बजरंगी के प्रॉपर्टी में धेला भी नहीं मिलेगा। ना मिले महाराज, हम व्यापारी तो हैं नहीं कि घाटा नफा जोड़कर सौदा करें। फिर तनिक रुककर पूछती है, कानून में चांपने की बात भी लिखी है महाराज? अब तू मेरी जबान पकड़ेगी? इतनी सरहंग हो गई है? मर्द की जबान पकड़ना औरत के बस में कहां है बाबा? लेकिन यह बता देते कि कानून लिखा कहां जाता है, लिखता कौन है, तो चलकर उसी से फरियाद करते कि हमारे बाल किशन जैसों के जीने खाने के लिए भी 2 अक्षर कानून लिख देते। कुच्ची की मूर्खता पर ठठाकर हंसते हैं बाबा, देर तक हंसते रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें सचमुच इतनी हंसी आ रही है, बस मौका पाकर वे अपने मन में घुमड़ कर परेशान करने वाली गैस निकाल रहे हैं। तो इतना काफी है। जी जी। हाँ। तो ये तो खैर बहुत ज्यादा है, ये तो कई पेज में चलता है, 1.5-2 घंटे पंचायत। लेकिन ये इसकी एकदम रीढ़ है कहानी की। ये जो संवाद है उसका पंचायत में कुच्ची का, और जिस कॉन्फिडेंस से वो बात को रखती है। अच्छा, इससे एक चीज और समझ में आती है सर कि आमतौर पर गांव को जब हम शहर में बैठकर देखते हैं तो बड़ा एक रोमांटिक तस्वुर उसका है। गांव बड़ा खूबसूरत है, वहां प्राकृतिक नजारे हैं, वहां मेल मिलाप है, वहां सादगी, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन आप तो ये आउटसाइडर्स अकाउंट है गांव को लेकर, और आपकी कहानियों में जो गांव है वो एक
एक इनसाइडर्स अकाउंट के तौर पे आता है कि गांव की जो उस सारी खूबसूरती के बिल्कुल गहराई में जाएंगे तो जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह की सीमाएं हैं, जिस तरह की विसंगतियां हैं, वो सारी चीजें आती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये इसका इसका सोर्स क्या है? ये जो आपके यहाँ डिटेलिंग गांव की आती है और गांव के समाज की आती है, इसके पीछे कौन सी चेतना काम करती है? कोई बचपन का अनुभव है, या कोई नौकरी के दौरान आपने जो एक तरीके से हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, मुशाहिदा कहते हैं, या इसके लिए आप अध्ययन को भी काम में लाते हैं? तो वो गांव की जो, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत लोगों ने पूछा है बार बार जी जी। कि इस दौर में जबकि हम 2021 में हैं और शहर एक तरीके से गालिब हो रहा है गांव पर, तो गांव आपके यहाँ इतने डोमिनेंट तरीके से भी आता है कहानियों में और बिल्कुल रियल तरीके से भी आता है, तो उसके पीछे देखिए, लेखक को अगर रियलिटी देनी है, अनुभव लेने हैं, तो उसको अपने आंख कान खुले रखने चाहिए। जो जगह गर्हित है उसको चोर से भी दोस्ती करनी पड़ेगी और दरोगा से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मैंने नौकरी में रहते हुए भी अपने लिए मैटर जुटाए, गांव में रहते हुए भी जुटाए, पहले के भी जुटे हुए हैं, वर्तमान में भी जुटे हुए हैं। मेरे पास, मैं ज्यादातर मेरी कहानियों की पात्र स्त्री होती है और मेरे पास 1 दर्जन स्त्रियां मेरी दोस्त हैं कम से कम, जिनसे मैं बेझिझक मटेरियल ले सकता हूं और वो बेझिझक मुझे हर बात बता सकती हैं। उसमें 80-85 साल, बल्कि अब 90 की हो रही हैं। मैं जब गांव जाता हूं उनसे मिलता हूं, और अगर मैं पता चल गया कि आए थे और नहीं मिले तो कहती हैं कि संदेश भेजते हैं कि आवें, और हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बहुत सारे उनसे अनुभव लेते हैं। इसी तरह गांव के बुजुर्ग हैं, हमारी पत्नी की बड़ी बहन है, वो भी अब 80 के करीब पहुंच रही हैं। उन्होंने कितने गीत मुझे दिए, कितनी कहानी दी। कुच्ची का कानून जब मैं एक बार लिख चुका तो उनसे मैंने कहा कि मैं इस तरह की एक कहानी लिख रहा हूं जिसमें कोई लड़की, उसका पति नहीं है और वो अपना बच्चा कहती है मैं पैदा करूंगी, तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने हमारी श्रीमती जी से कहा कि हे हो सरिता, ये तो अपने गांव की उनकी कहानी है, उनका नाम लेकर कहा। और उन्होंने बताया कि सन 60 में एक महिला ने इसी तरह बच्चा पैदा किया था, क्योंकि उनकी पीढ़ी में कोई बच्चा नहीं था और नावल्द होने जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि यह काम तो सन 60 में हो चुका है, जो अभी आप डरते डरते सोच रहे हैं कि इसको लिखा जाए। और फिर मैं गया उनके साथ, उन लेडी से मिला। तो जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा हकीकत, वास्तव में जो यथार्थ है उससे बहुत आगे है। बस आपको आंख कान खुले रखने होंगे। और ये भी बात है कि उन्हीं शब्दों में, उन्हीं संवेदना में, उन्हीं के संवाद आपको देने पड़ेंगे, संवाद भी आपको नोट करने पड़ेंगे। तो कभी आपका जी नहीं हुआ कि जिसको हम कहते हैं कि गांव में खेतों की हरियाली और बागों की पुरवाई और अमराई और नदी और नहर, इस तरह के खूबसूरत नज़ारों के बारे में लिखा जाए, और ये जो आप एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल कड़वी सच्चाई से रूबरू करा देते हैं जी। ये इससे इतर कोई कभी ख्याल आया कि इस तरह की कहानियां फिर या आप कैसे गांव को देखते हैं? देखिए, हम गांव को इसकी रियलिटी में देखते हैं। गांव जैसे करैत सांप है, और जो बाहर से देखेगा इतना चमकीला चमकता हुआ, फन घुमाता हुआ चला जा रहा है, कितना अच्छा लगता है, लहरदार है। जब तक आप नहीं जाने कि अगर ये फू कर दिया, छू गया, तो आपके प्राण चले जाएंगे। तो वो बाहर से देखता है, उसको सीन बहुत अच्छी लगती है, नदी बहुत अच्छी कलकल करती है, लेकिन जिसका बेटा नदी में डूब चुका हो उसको नदी अच्छी नहीं लगेगी। तो गांव को जब मैं अंदर से जानता हूं, गांव का आदमी बहुत अवसरवादी है, बहुत धोखेबाज है, बहुत बेईमान भी है और बहुत अच्छा भी है, बहुत भोला भी है, अपने वचन को निभाने वाला भी है और बहुत अच्छा दोस्त भी है। दोनों चीजें हैं, जैसे बाकी दुनिया में दोनों चीजें हैं। तो दोनों को दिखाना एक लेखक का धर्म है। केवल अच्छाई दिखाने से तो नहीं चलेगा, उसकी मुसीबत भी दिखाइए। आपका सरोकार होना चाहिए कि हमारे समाज में जो अन्याय है, उत्पीड़न है, वह सब आपकी रचनाओं में आए। एक लेखक को खड़ा होना चाहिए उत्पीड़ित के साथ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए और अन्याय के
विपक्ष में खड़ा होना चाहिए, अन्याय से मुकाबले के लिए खड़ा होना चाहिए। ये अगर उसके दिमाग में होगा तो वो वही लिखेगा जो मैं लिखता हूँ, वो वही कहानियां उसी एंगल से देखेगा जिस एंगल से मैं देखता हूँ। अच्छा, ये जो आपने जहां खत्म किया, बहुत अच्छी जगह खत्म किया अपना जवाब। इससे मुझे याद आया कमजोरों के हक में खड़े होने वाली बात। अभी किसान आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, और इतने दिन हो गए हैं लेकिन कोई असर हमारे जो हुक्मरान हैं उन पर नहीं हो रहा है। आपका जो नॉवेल है आखिरी छलांग, उसमें आपने इस मुद्दे को, जबकि आज बहुत पहले वो छपा था, और उसमें जिस तरह से उठाया है, एक तो हम चाहेंगे कि उसका कुछ अंश भी आप पढ़ें, और फिर उस उपन्यास के हवाले से इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं ये बताएं। हाँ, देखिए, मैं चूंकि बचपन से खेती बाड़ी खुद किया, मेरे पिताजी साधु हो गए थे जब मैं दर्जा 7 में था। अच्छा, तो पहले ये भी, हाँ, ये थोड़ा सा इस पे भी आ जाए। हाँ, तो वो चले गए घर छोड़कर। घर में मैं था, मेरी एक छोटी बहन थी और मेरी माँ थी। खेती बाड़ी खुद ही करना था, खुद ही जुताई करनी थी, बीज बोना था, स्कूल जाना था। तो ये सब करने से मुझे खेती का अनुभव हो गया पूरी तरह। मैंने 11 वर्ष तक, 13 साल की उम्र से लेकर 24 साल तक, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल गई, मैंने खुद खेती अपनी की। तो मुझे खेती का पूरा अनुभव है। आज भी मैं अपनी खेती खुद ही करता हूं। किस खेत में क्या बोया जाएगा, कब बोया जाएगा, डेट तक तय करता हूं। यहीं बैठे बैठे हमारे आम के बाग में उस पर दवा कब डाली जाएगी, सरसों में माहू की दवा कब डाली जाएगी, मैं आज भी मैं ही तय करता हूं या हमारी श्रीमती जी तय करती हैं। तो इसलिए मुझे खेती का अनुभव है। इसीलिए मैं ये चाहता था कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा दुख है। तो किसानों की जिंदगी पे मैंने एक उपन्यास लिखा, आखिरी छलांग, 2007 में, जो 2008 के जनवरी में नया ज्ञानोदय में छपा था। उसमें मैंने ये मांग की थी कि किसान लोग एकजुट हों, अपना संगठन बनाएं, धरना प्रदर्शन करें और अपनी बात रखें, ताकि उनकी जो मुसीबतें हैं दूर हों। और इसकी वजह से अंत में मैंने कल्पना किया कि एक संगठन बन गया है, एक जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग उसमें बोल रहे हैं। ये मैंने 13 साल पहले कल्पना किया था। तब ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये चरितार्थ भी हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं, लेखक के लिए लोग कहते हैं कि जो झूठ उसने बोले थे, झूठ को कल्पना मान लीजिए, जो झूठ उसने बोले वह उसके मानस के सच थे। मानस में वो सच मान रहा है या कल्पना में वो सच मान रहा है, हकीकत में वो घटित नहीं हुआ है, लेकिन वह सच मानकर घटित कर रहा है। तो जो सच मानकर मैंने 13 साल पहले घटित किया कि संगठन बनेगा, हड़ताल होगी, एमएसपी मांगी जाएगी, उसमें एमएसपी मांगते हैं और इतना मांगते हैं कि हमारे लागत से ज्यादा मिले हमको। तो ये मैंने तब लिखा था। और अभी जब इस तरह का आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत तृप्ति मिली। और वहां ये कहा गया था, आह्वान किया गया था कि लोग आए यहाँ हमको सपोर्ट करें नए वर्ष में। और मैं यहाँ से गया था, 1 तारीख को मैं सिंधु बॉर्डर पर था और उन्होंने हमें समय दिया और मैंने अपनी बात जी सर, उसको पढ़ के थोड़ा सा सुनाएं, वो जो हिस्सा आखिरी छलांग का है, और ताकि दर्शकों को यही पता चलेगा कि एक लेखक अपने समय के साथ कितना होता है और समय से आगे उसकी क्या भूमिका होगी, वो एक समय से पीछे भी तय कर देता है। हाँ, उपन्यास तो बड़ा है। जी मैं उसको 2 छोटे छोटे अंश सुना देता हूँ। एक अंश वहां सुनाता हूँ जहां वो अपने खतरे से आगाह होते हैं कि हमारी किसानों की बुरी दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, और एक अंश सुनाऊंगा कि वो कैसे एकजुट हुए हैं, तब क्या सोचते हैं। 2-2 मिनट के। जी बिल्कुल। 2 लोग, 2 कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं। भैया खिलावन एक बात पूछे, पहलवान चाय का घूट, पहलवान उसके कैरेक्टर हैं, किसान हैं, और खिलावन एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो भी गांव में उनके पड़ोसी हैं। अक्सर दोनों की दोस्ती है, बातचीत होती रहती है कि किसानों का दुख दर्द कैसे दूर होगा हम लोगों का। तो कहते हैं, खिलावन भैया एक बात पूछें। पहलवान चाय का घूट उतारने के बाद कहते हैं, इस इलाके में 10-15 एकड़ जमीन वाले किसान तो 4-6 गांव में खोजने पर शायद एक आध ही मिले। 100 में 25-30 घर एकदम भूमिहीन हैं और 40-50 घरों के पास आधे से 1 एकड़ तक की जमीन है। हमारे जैसे 4-5 एकड़ की जोत वाले किसानों की गिनती ही यहाँ बड़े किसानों में होती है।
तो जब हम पैदा करने होने के दिन से मरने के दिन तक परेशान रहते हैं, तो बाकी लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? हमारी इस विपत्ति का कारण क्या है? तो वो कहते हैं कि हमारी इस विपत्ति का कारण कोई एक नहीं है कि झट से बता दें। तो कहते हैं, पूछते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बाकी जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी चर्चा तो बाद में, सबसे ज्यादा तो हम खुद जिम्मेदार हैं। पूछिए कैसे? सरकार की ओर से गांव को बिजली देने के लिए 14 घंटे का रोस्टर घोषित है। अखबार और रेडियो आए दिन इसकी खबर देते हैं, और जब बिजली आती भी है 4-5 घंटे के लिए, तो उसमें भी बार बार कटती है। कितनी बार कोशिश की गई कि 4-6 गांव के लोग सब स्टेशन तक चलकर अपना विरोध दर्ज कराएं, लेकिन कई बार कोशिश की गई, बहुत कम लोग आते हैं। तो इसलिए वे लोग भी समझ जाते हैं कि ये इनके किए का कुछ नहीं है, इनसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए डरते नहीं हैं। चीनी मिल के मालिक ने गन्ना ले लिया, 3 साल से भुगतान नहीं कर रहा है। एक बार सब लोग बड़े प्रयास के बाद गए प्रदर्शन के लिए, गोली चल गई तो सब लोग भूल ही गए कि उनका कोई बकाया है। बाजार का दुकानदार मिलावटी यूरिया और डाई बेचता है, सबको पता है, लेकिन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने कोई अधिकारी के दफ्तर तक नहीं जाना चाहता है। इससे सब जान जाते हैं कि ये बिना रेढ़ के हैं, केंचुए हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन आदमी खेती किसानी देखे कि लड़ाई करने जाए, अब किससे किससे लड़े? नहीं लड़ेगा तो मरेगा, मर तो रहा ही है और जल्दी मरेगा। देश दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। जैसे सरकार की कोई रोक नहीं सकता, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे लड़ना जरूरी है। जैसे सरकार की नीतियां, गेहूं पैदा करने में लागत 12 रुपए किलो आती है, लेकिन गेहूं बिकता है 7 रुपए किलो। ये 12-13 साल पहले की बात है। अब तो गेहूं पैदा करने में 25 रुपया आता है और मिलता है 15 रुपया। पिछले 35 साल में जमीन 100 गुनी महंगी हो गई, सोना 75 गुना महंगा हो गया, डीजल 50 गुना महंगा हो गया, जबकि गेहूं सिर्फ 7 गुना महंगा हुआ। सारी मंदी किसानों के लिए ही है। पिछले दिनों बजट की खबर अखबार में छपी थी, उसमें जो चीजें सस्ती की गई उसमें थी कार, कंप्यूटर, कोका कोला, और जो चीजें महंगी की गई थी उनमें थी माचिस, चाय, बिस्कुट, पोस्ट कार्ड। बड़े पूंजीपतियों के कारखाने में बनने वाली और अमीर लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें सस्ती हो गई, और कुटीर उद्योग में बनने वाली या गरीब के काम में आने वाली चीजें महंगी हो गई। जिस सरकार की नीयत ऐसी गरीब विरोधी, ऐसी किसान विरोधी हो, उसके खिलाफ गरीब नहीं खड़ा होगा, किसान नहीं खड़ा होगा, तो कौन खड़ा होगा? खिलावन भाई, हम में से कितनों को पता है कि बजट किस चिड़िया का नाम है और वह कैसे हम लोगों का जीवन मुहाल करता है। बात घूम फिर कर फिर उसी जगह पहुंच रही है भैया। अरे बाजार के मिलावटी दुकानदार का तो पता है, चीनी मिल के मालिक का पता तो है, फर्जी मुकदमा लिखने वाले ओवरसियर का पता तो है, नहर विभाग के बिना रोस्टर के बिजली काट देने वाले इंजीनियर का पता तो है, हफ्ते में केवल एक दिन स्कूल आने वाले प्राइमरी स्कूल के मास्टर का तो पता है, उनका आप क्या उखाड़ ले रहे हैं? जगना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, जिंदा रहना है तो अपने मारने वालों के सामने डटना तो पड़ेगा, वरना जैसे हजारों जातियां, जनजातियां, पशु पक्षियों की प्रजातियां इस दुनिया से उच्छिन्न हो गईं, वैसे ही किसान नाम की प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। एक हिस्सा ये है छोटा सा, क्या एक छोटा और सुना दें? अभी शायद मुझे लगता है कि अब जाने दीजिए समय के तो मैं एक सवाल नहीं लेखक रह गया था वो जी, एक तो यही सवाल था कि नए लेखक या हम कहें कि जो लिखना चाहते हैं उनको लेकर, हालांकि टिप्स देने से लेखक बनता है इस पे भी, लेकिन फिर भी चूंकि एक तजुर्बेकार व्यक्ति और लेखक, तो क्या वो बेसिक क्वालिटीज, बुनियादी चीजें क्या हैं जिनको एक लेखक को, नए लेखक को अपनाना ही चाहिए? देखिए, पहली चीज है कि आप संग्रह करिए, जो भी चीज देखिए अपने काम की उसको नोटबुक बनाकर लिखिए, मोबाइल में लिखिए। नए लेखक बहुत ज्यादा जागरूक हैं, बहुत ज्यादा सक्षम हैं। हम लोग पुरानी पीढ़ी के लोग उनको रास्ता नहीं दिखा सकते, नई पीढ़ी हम ही लोगों को रास्ता दिखाती है।
फिर भी जो मेरा अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो ये कि आप मैटर इकट्ठा करने में देर मत करिए। अभी कोई बात आपके मन में आ रही है, अगर अभी आपने नहीं नोट कर लिया, सोचा कल लिख लेंगे, तो कल आपके दिमाग से वो भूल जाएगी। इसलिए नोटबुक हमेशा साथ रखिए, मोबाइल में लिखिए, लेकिन मैटर जहां आवे जब आवे उसको तुरंत नोट कर लीजिए। एक बात तो ये संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मेहनत से मत घबराइए। एक ही बार में लिख करके ये मत समझ लीजिए कि आप परफेक्ट हो गए। परफेक्शन एक ही बार में बहुत ही जीनियस लोगों को आता होगा, ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ नहीं हो सकता। मैं तो 3 बार लिखता हूं। एक लेखक हुए हैं, उनका क्या नाम है, मार्क ट्वेन जी। मार्क ट्वेन हुए हैं। वो कहते हैं कि सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है। कहां सूरज और कहां जुगनू। सही शब्द और लगभग सही शब्द में उतना ही अंतर है जितना सूरज और जुगनू में है। इसलिए जब तक सही शब्द न मिल जाए लगभग से काम मत चलाइए। लगभग से काम चलाने लगेंगे तो बिना मेहनत की लिखी गई किताबें बिना प्रयास के, बिना खुशी के पढ़ी जाती हैं। ये भी किसी ने कहा है। और आइजक सिंगर ने यह कहा है कि कचरे का डिब्बा लेखक का सबसे बड़ा दोस्त होता है। यानी कि लिखते जाइए, फाड़ते जाइए, उसका पेट भी भरना है जो मेज के नीचे कचरा वाला डिब्बा रखा है। अगर आप उसका पेट शाम तक कुछ ना कुछ नहीं भरेंगे तो वो उपवास करेगा। उसको भरना है, यानी आपको लिखना है और फेंकते रहना है, सही शब्द की तलाश करते रहना है। और तीसरी चीज कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक रोमन कवि हुए हैं होरेस, उनका एक 4 भागों में कविता की किताब है ओडेस करके। वो ईसा पूर्व 23वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक शब्द कॉइन किया था, उसका क्या नाम है, उन्होंने कहा था कार्पे डाइम। कार्पे डाइम माने प्लग द डे, दिन को पकड़ लिए, आज को पकड़ लीजिए, यानी आज का पूरा उपयोग कर लीजिए। टुमारो पे, कल पे, आने वाले कल पे जितना कम से कम संभव हो उतना विश्वास करिए, उतना फेथ करिए। यानी कि कल के भरोसे मत रहिए। जब तक आज आप बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा समय बीत चुका है। ये उन्होंने उस समय कहा है। ये मैं नए लेखकों के लिए जरूर इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं भुक्तभोगी हूं, नौकरी के चक्कर में पड़ा रह गया, अब जाके ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये भी मैं नए लेखकों के लिए। क्या आपने तो इतनी सारी अच्छी कहानियां, जो यादगार कहानियां हैं, त्रिया चरित्र है, कसाई बाड़ा है, कुच्ची का कानून है, केशर कस्तूरी है, ये सारी कहानियां हैं और उपन्यास आपके। एक चीज जो मैं जल्दी क्योंकि इसके बाद हमें सवाल लेने हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब से और लाइव, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि अगर हम किसी हालिया घटना को, जैसे अभी इतना कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, तो जाहिर से तौर पर वो सब चीजें आती हैं, अपने समय की सारी चीजें आती हैं साहित्य में। अगर हम किसी घटना को बनाते हैं साहित्य का या कहानी का या उपन्यास का विषय, तो उसमें क्या चीज, अगर एज इट इज हम किसी घटना को रख देंगे तो क्या वो बनती है कहानी, या उसमें कुछ ऊपर से कुछ चीजें डाल, या वो क्या तरीका है जो किसी रियल इवेंट को कहानी में या उपन्यास में तब्दील कर देता है? देखिए, आपको एक मुश्त सारी चीजें नहीं मिलेंगी। आपको एक कोलाज, मान लीजिए अपना ड्राइंग रूम आपको सजाना है, तो उधर एक पहाड़ की पेंटिंग लगाएंगे, उधर एक नदी की पेंटिंग लगाएंगे, या इस तरह से कहीं फूल रहेगा, कहीं कोई जानवर रहेगा। तो उसी तरह कहानी में भी आपको 10 पेज में एक दुनिया खड़ी कर देनी है। एक आपको ग्लिम्स दे देना है एक किसी दुनिया का, है ना, किसी व्यक्ति का। तो इसलिए आपको उसमें कल्पना मिलानी पड़ेगी। बिना कल्पना के सोना और सुहागा दोनों मिल करके ही चमक पैदा होती है। तो कल्पना का बड़ा महत्व है। अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं जो हमें हमारे दर्शकों ने, जो इस वक्त हमें लाइव सुन रहे हैं, उन्होंने भेजी है। तो ये सूर्य नारायण जी का प्रश्न है, कहानी के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्लॉट या बुनावट?
कहानी के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्लॉट या बुनावट? जी। प्लॉट भी अगर सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बुना नहीं जाएगा, तो वो यादगार कहानी के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। कहानी क्राफ्ट है, तो जैसे क्राफ्ट में बहुत सारी बुनावट, बहुत सारे सौंदर्य बोध डालने होते हैं, प्लॉट तो आपके पास रहता है। प्लॉट तो समझिए चना है, एक दाना होता है चना, समझिए चना है। चना से आप कई चीजें बना सकते हैं, चना से सत्तू बना सकते हैं, चना से लड्डू बना सकते हैं, चना से और चीजें बनती हैं, आप जो कढ़ी औरतें बनाती हैं चने। आप क्या बनाना चाहते हैं, कहानी तो विस्तार का ही एक हाँ, तो प्लॉट आपके पास हो गया, उसके बाद उसकी बुनावट और क्या आपका उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से तो बुनावट बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये दूसरा सवाल जो सुषमा मुनींद्र जी का था, इन दिनों शिल्प पर बहुत जोर दिया जा रहा है, आप इसे कितना उचित मानते थे? ये भी मेरा ख्याल, शिल्प भी बहुत महत्वपूर्ण है, शिल्प भी महत्वपूर्ण है, तथ्य भी महत्वपूर्ण है, सरोकार भी महत्वपूर्ण है और शिल्प भी महत्वपूर्ण है। और इनका जो फाइन बैलेंस है वो एक अच्छी कहानी। हाँ हाँ, विचारधारा भी, तो विचारधारा और आपका प्लॉट और आपका शिल्प, ये सारी चीजें मिला करके एक अच्छी रचना बनेगी, उसमें आप किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक ये सरस्वती कुमारी जी का प्रश्न है, मेरा सवाल है कि साहित्य में भाषिक तत्व का क्या स्थान है? मेरा ख्याल भाषा को लेकर, भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा तो सर्वोपरि है, प्राइमरी चीज है, उसी के माध्यम से हम अपनी बात को संवेदित करते हैं, कहते हैं, व्यक्त करते हैं, तो भाषा ही तो वह उपकरण है। जैसे आपके यहाँ मैंने देखा कि चूंकि गांव की पूरी पृष्ठभूमि होती है और खासतौर पे अवध का जो पूरा एक अंचल है, तो कई बार आप बहुत ही जो आंचलिक शब्द हैं उनको भी ले आते हैं। हाँ। तो इस बात से बेपरवाह होकर के ये किताब तो आपकी पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जा रही है, तो वो चीज कभी चुनौती नहीं बनती? हाँ, चुनौती बनती है, और इसमें भी एक फाइन बैलेंस करने की जरूरत है। एक इनस फार्नेल है, वो हमारी कहानी का 8 साल से ट्रांसलेशन त्रिया चरित्र का कर रही हैं। 4-5 बार यहाँ आई, 4-5 बार पूछी, फोन पे पूछती हैं, व्हाट्सएप पे पूछती हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। वो डिक्शनरी में शब्द नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिलता है, लेकिन मैं क्या करूं, जब तक उस शब्द का उपयोग नहीं कर लेता हूं और किसी दूसरे शब्द से वो मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए। एक आध शब्द से गांव का फ्लेवर भी दे दीजिए और खड़ी बोली में उसको स्पष्ट भी कर दीजिए, ताकि अगर कोई दूसरी भाषा में लेना चाहे तो उसको मुसीबत न पैदा। कभी सर ऐसा नहीं लगा कि ये चीज सिर्फ अवधि में लिखी जाए? जैसे कोई गांव की कोई कहानी है, कोई कैरेक्टर है, तो अवधि में ही उसका संवाद दिखाया जाए, तो उसकी व्याप्ति घट जाएगी, उसकी व्याप्ति घट जाएगी। अब हिंदी में लिख रहे हैं तो उसकी व्याप्ति बढ़ गई, हम अंग्रेजी में लिख रहे होते और मूल चीजें यही दे रहे होते तो हो सकता है उसकी व्याप्ति और बढ़ जाती। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन व्याप्ति का ध्यान तो रखना पड़ेगा। एक ओरेंद्र यादव जी का प्रश्न आया है कि मेरा सवाल है कि शोषित के साथ लेखक खड़ा जरूर होता है जी, लेकिन उससे उबरने का मार्ग प्रशस्त नहीं करते, क्यों? अब ये इन्होंने ऐसा विचार बनाया, तो इस पे देखिए, मार्ग प्रशस्त करने पर एक चीज मैं कहूंगा, बर्तोल्द ब्रेख्त ने कहा है जी कि वे रचनाएं महान होती हैं जो समाधान प्रस्तुत करती हैं, मार्ग प्रशस्त करती हैं, उपाय बताती हैं, तरीका बताती हैं। वे रचनाएं महान होती हैं, लेकिन वह रचनाएं और भी महान होती हैं जो पाठक के सामने समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करके उसे संवेदित करती हैं कि सारा पाठक वर्ग उसका समाधान खोजने में लग जाए। तो यदि ये बात लेखक कर देता है तो जो अकेला वो सोचता उससे मिलकर के 1000 गुना लोग सोचने लगेंगे, तो जाहिर है बेहतर समाधान होगा। तो मैं बर्तोल्द ब्रेख्त की इस कथन से सहमत हूं। सर एक सवाल जो मेरे जहन में पहले भी आया था कि चूंकि आप पुरस्कार में भी कुछ जी बिल्कुल, आपकी कई कहानियों पर फिल्में भी बनी, नाटक भी हुए, और कुछ तो ऐसे है कि हजारों प्रस्तुतियां नाटक में हुई, और बासु जैसे फिल्मकार ने फिल्म बनाई। तो चूंकि कहानी तो आप खुद ही लिखते हैं और जो बाकी मीडियम्स में जब कहानी आती है वो आप देखते हैं, तो आप दोनों चीज बताइएगा। एक तो ये कि मीडियम के चेंज होने से क्या असर आता है आपकी कहानी पर,
और दूसरा कि मीडियम की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कहानी जब दूसरे माध्यमों में जाती है। देखिए, लिखित शब्दों से बहुत ज्यादा व्याप्ति दृश्य की है, इसलिए लिखित उपन्यास से बहुत ज्यादा व्याप्ति सिनेमा की है। वो माध्यम में कई चीजें मिल जाती हैं, गीत भी मिल जाता है, आंखें भी काम करती हैं, कान भी काम करता है, सारी इंद्रियां उसका रस लेती हैं, लेकिन कुछ वो सीमित भी कर देता है। ये इसी का सवाल। हाँ, जैसे हमारी कुच्ची है जी, हमारी कुच्ची का एक रूप अगर फिल्म बन जाएगी तो एक ही कुच्ची रहेगी, अगर फिल्म बन जाएगी तो एक ही कुच्ची रहेगी, उसी वही दृश्य सामने रहेगा। जी, जी। और कहानी पढ़ेगा आदमी तो जितने पाठक हैं उतनी तरह की कुच्ची उनके मानस में आएगी। तो इसलिए इस मामले में लेखन, किताब, शब्द ज्यादा व्याप्ति देते हैं, और उस माध्यम में, दृश्य माध्यम में एक ही दृश्य देता है लेकिन ज्यादा व्याप्ति देता है। तो दोनों के अपने अपने क्योंकि हर पाठक अपनी भाव संपदा के हिसाब से कल्पना करता है, और आप रिजिड कर देते हैं। जैसे हीरामन है तो तीसरी कसम का तो वही दिखाई पड़ेंगे, क्या नाम, राज कपूर ही दिखाई देंगे, क्या राज कपूर थे, है ना, या वहीदा रहमान वो नर्तकी के रूप में, और नहीं तो तीसरी कसम की नर्तकी की लोग अपनी अपनी कल्पना करते रहेंगे। तो दोनों बातें हैं। सिनेमा बड़ा माध्यम है, दूर तक पहुंचाता है, और ये किताब अगर पहुंच जाती है तो हजारों छवियां हजारों लेखकों के, पाठकों के दिमाग में बनाती है। सर, आपसे बातचीत तो ऐसा मन कर रहा था कि और चले, क्योंकि बहुत सारी उपयोगी बातें हो रही थी, बहुत सारी यादगार बातें हो रही थी। अभी वक्त चूंकि सीमित है, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और इतनी सारी बातें न सिर्फ लेखन के बारे में बताई, बल्कि संवेदना, सरोकार, और जो अंश भी आपने पाठ किए वो भी उसी की एक तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो बहुत धन्यवाद आपका नई धारा संवाद में शामिल होने के लिए। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरी श्रृंखला जो थी, ये इसका आज आखिरी एपिसोड था जो कि शिवमूर्ति जी के साथ था। अब इसका एक दूसरा सीजन आएगा फरवरी में, और अगले संडे यानी एक स्पेशल एपिसोड भी है जो अगले संडे इसी वक्त यानी 7 बजे से जो रेगुलर टाइम इस सीरीज का है उसमें आएगा, जिसमें 2020 में जो लोग, साहित्य के लोग जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनको 2020 ने हमसे छीन लिया, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक ये एपिसोड रहेगा। ये विशेष एपिसोड है। और उसके बाद फिर फरवरी से इसका दूसरा सीजन आएगा, जिसमें और बहुत सारे लेखक होंगे जिनसे बातचीत होगी, जिनके बारे में हम जान पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, नई धारा के पेज को फॉलो करें, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब चैनल तो है ही है। तो ये सारे इंटरव्यूज जो हैं, ये सारी बातचीत, सारा संवाद, और जितने भी अंश पाठ किए हैं कवियों ने और लेखकों ने, वो सब का सब वहां मौजूद है। तो अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो उसे आप फिर से देख सकते हैं वहां पर जाकर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नई धारा संवाद में मुझे शामिल करने के लिए पूरी टीम को और आपको यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा।